हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो आप सबका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर में। तो लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत रसायन जो था उसमें जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मापन या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो उसको देख लिया था। कुछ अनुप्रयोग देखे थे और ये बता दिया था कि लिथियम प्रबलतम अपचायक और फ्लोरीन जो है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक था। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो आपको जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें टीचर्स है वो ये कहते हुए मिलेंगे कि इसकी ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ऐसे अलग अलग ट्रिक बताएंगे। लेकिन एक्चुअल में आप देखना कि जो उनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी उसमें कहीं पर भी पूरे तत्व नहीं होंगे। वो क्या करेंगे 10-20 तत्वों को ले लेते हैं और उनकी ट्रिक उठा के बना के दे देते हैं। तो वो आधी अधूरी ट्रिक होती है, तो उनसे आप बचें। आप जो है यहाँ पर अगर देखें तो अपन जो तत्व लिख रहे हैं उनको आपको याद रखना ही नहीं है। उनमें बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व जो है ऊपर आता है, कौन सा नीचे आता है। उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, ट्रिक नहीं तरीका। जिस तरीके से अपन जो है ये पता लगा लेंगे कि कौन कम क्रियाशील है, कौन ज्यादा। तो सबसे पहले अपन आते हैं आज के टॉपिक पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ मान देखो मैंने आपके पास यहाँ पे लिख रखे हैं। कुछ मान अपन अभी और रनिंग क्लास में लिखेंगे आगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर अपन ने कौन सा मान लिख रखा है, प्लस का। और यहाँ से नीचे तक अगर आ रहे हो ना तो मान क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा हो गई जिस श्रेणी में तत्वों को उनके घटते हुए, जिस श्रेणी में तत्वों को उनके घटते हुए ई नोट के मानों के आधार पर रखा जाता है। तत्वों को उनके घटते हुए ई नोट के मानों के आधार पर रखा जाता है, उसको अपन कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इसमें देखो सबसे ऊपर जो तत्व आता है वो आता है फ्लोरीन, जिसके लिए उच्चतम मान है यहाँ पर 2.87। ठीक है, दूसरी बात जब मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव बताया था उसके बाद में मानक इलेक्ट्रोड विभव बताया था, तो ऐसे कहा था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही वर्तमान में मानक अपचयन विभव कहते हैं, या मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए अपन ने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन जोड़े तो वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। अपचयित इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं और जोड़ने पर जो उनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। और अपचयन के आधार पर अपन ने यहाँ पर ये मान लिख रखे हैं और घटते हुए मान है। ठीक है, अब देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा इसको याद कैसे करें, तो देखो याद कैसे करेंगे। पहले आप इसको देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी में जैसे ही आते हैं ना उसी तरीके से इसके अंदर आ रहे हैं। ये जिस तरीके से आवर्त सारणी में आते हैं उसी तरीके से इस सारणी के अंदर आ रहे हैं। तो देखो कहीं दिक्कत ही नहीं है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन ऊपर आता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ, आयोडीन हुआ। या फिर सबसे कम ई नोट का मान किसका होगा, आयोडीन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको कि प्लेटिनम, गोल्ड जो है वो कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील धातु होते हैं ये। इसके अलावा एक होता है Cu, Ag और Au। इनके लिए अपन ने कहा था कि ये कम क्रियाशील होते हैं। इसको इधर देखो एक बार, इन तीनों में से कम क्रियाशील कौन है, इनमें से तीनों में से कम क्रियाशील कौन सा है। डी ब्लॉक के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट याद रखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ट्रिक मिल जाएगी इनकी डी ब्लॉक के तत्वों की। वहां से आप देख लेना। Cu, Ag और Au इसी तरीके से 11 वर्ग में आते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा या सबसे कम कौन सा होगा, तो गोल्ड सबसे कम क्रियाशील हुआ। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा हुआ, Cu हुआ। इससे ये पता लग गया कि Au है ना वो ऊपर है और Cu जो है ना वो नीचे है। तो देखो ये रहा Au, उसके बाद ये रहा Ag और ये रहा Cu। तो ऐसे याद हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक Fe3+ का ध्यान रखना है। अभी Fe को अपन इसी श्रेणी में दोबारा भी लिखेंगे। अगर वो 3+ के रूप में है और 2+ में चेंज हो रहा है तब तो इसके ई नोट का मान कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही Fe2+ को Fe में चेंज करेंगे तो इसके ई नोट का मान ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक मान से ये पता लगता है इसकी कौन सी प्रकृति है, अपचायक। और जिनकी अपचायक प्रकृति होती है उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर देना, एक बार आप इस टेबल को बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सभी तत्वों को अपन याद रख सकते हैं। 2 तत्व जो है ना आपको यहाँ पे ध्यान रखने थे। और हाइड्रोजन जो है उसके लिए ई नोट का मान पहले ही बताया था, कितना होता है, 0। अब आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि इससे आगे अपन जो तत्व लिखने वाले हैं उनके लिए ई नोट के मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। और नीचे जो तत्व आएगा उसके लिए ई नोट का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब सबसे कम होगा। ठीक है, तो अपन आगे तत्वों को लिखते हैं।
तो अभी अपने देखे थे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी थी उसमें जो पॉजिटिव मान थे वो और जीरो मान था वो। उसके बाद में आगे जो अपन तत्व देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी तत्व यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके लिए सबके लिए ई नोट के मान कैसे हैं, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक मानों में लिथियम जो उसके ऋणात्मक मान सबसे उच्चतम है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि लिथियम के लिए ई नोट का मान सबसे कम है, सबसे कम है। तो यहाँ पर देखो आपको कैसे पता चलेगा कि लिथियम और जो बाकी तत्व हैं उनके लिए कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी उसमें बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने के दो तरह के क्रम होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के क्रम होते हैं। अगर इस तरफ जाते हैं इस तरफ तो 18 वर्ग के तत्व सबसे कम क्रियाशील होते हैं। कौन से वर्ग के? 18 वर्ग के तत्व सबसे कम क्रियाशील होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक क्रियाशील वर्ग कौन सा हुआ भाई? 18 वर्ग के सबसे कम क्रियाशील है तो सबसे अधिक क्रियाशील वर्ग कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपको जो तत्व दिखाई दे रहे हैं क्रियाशीलता में अधिक, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। आई बात समझ में? फिर उससे ज्यादा उससे कम क्रियाशील कौन सा हुआ? सेकंड वर्ग। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम, ये मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको जो तत्व दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे के 5 तत्व जो दिखाई दे रहे हैं जो सबसे अधिक क्रियाशील है यहाँ पर, वो सभी अधिक क्रियाशील वर्ग जो है वो कौन से वर्ग में से आ रहे हैं तत्व? पहले और दूसरे वर्ग में से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो तत्व हैं उनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन से तत्व तो आपको याद होना जरूरी है और कौन से तत्व जो है वो नहीं भी याद होंगे तो भी चल जाएगा काम आपका। तो देखो आप यहाँ पे लिख लो कि कौन कौन से तत्व जो है आपको याद रखना जरूरी है। एक तो जिंक आपके काम में आएगा, एक Fe जो है ना वो काम में आएगा, इसी तरीके से Cu, Ag और Mg, ये जो तत्व हैं वो अपने पास यहाँ पर काम में आएंगे ज्यादा, मतलब मुख्य रूप से ज्यादा वो काम में आएंगे। उसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, लिथियम इनका तो वैसे ही पता लग जाता है। बाकी जो तत्व हैं वो अगर ध्यान नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा। बाकी इन तत्वों को जरूर याद रखो, इन तत्वों को जरूर याद रखना है, इनके मान भी याद रख लेना आप। ठीक है, इनके मान भी याद रख लेना। उसके अलावा अगर तत्व में आपको मान याद रह जाते तो सबसे अच्छी बात है, और अगर नहीं भी रह रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं करनी कि हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी याद नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपने पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में से। किसमें से? अनुप्रयोग में से। तो इसको ध्यान से देखो, बस आप इस चीज को ध्यान से देखो, इस पे गौर मत करो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें याद कैसे होगी। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल दिया होगा एग्जाम में तो उसके साथ इनके मान दिए होंगे और उसके आधार पर अपन सोल्व कर लेंगे। आपको अगर शक हो तो आप पिछले लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हो, उनसे आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहला अनुप्रयोग जो है ना वो है अपन किसी भी पदार्थ की अपचायक प्रकृति पता लगाए। वैसे पहले ही बता दिया था कि किसी भी पदार्थ है ना उसकी अपचायक और ऑक्सीकारक पता लगानी है प्रकृति। ऑक्सीकारक प्रकृति का पता लगाना है तो करना यह होगा कि ई नोट का मान बढ़ने पर, ई नोट का मान बढ़ने पर ऑक्सीकारक प्रकृति बढ़ती है। इसीलिए अपन ने कहा था कि फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वो जलीय विलयनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। और यहाँ पर देखो ई नोट का मान ऋणात्मक में सबसे अधिक है और वैसे सबसे कम है, और सबसे कम होने की वजह से अपन क्या बोल रहे हैं कि ई नोट का मान जितना कम होगा अपचायक प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर कौन सा गुण बढ़ रहा है तो आप आंसर दोगे अपचायक गुण। कौन सा गुण? अपचायक गुण। और अगर ऐसे पूछे कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा गुण बढ़ेगा तो आप आंसर दोगे ऑक्सीकारक गुण। कौन सा? ऑक्सीकारक गुण। तो यहाँ से पहला अनुप्रयोग अपन ने देख लिया है कि किसी भी पदार्थ की अपचायक और ऑक्सीकारक प्रकृति अपन कैसे बता सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा आ गया प्रबल अपचायक, ऐसे लिखा आ गया प्रबल अपचायक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, आपको आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा ये। और कहीं पे लिखा हुआ दुर्बल अपचायक, तो देखो यहाँ पे निष्कर्ष क्या आया, इसमें क्या बोला गया है? अपचायक। इसका मतलब इसके लिए नेगेटिव मान है। इसमें भी अपचायक बोला गया, इसका मतलब इसमें भी नेगेटिव मान है। लेकिन प्रबल अपचायक बोला गया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रबल कौन से वाले हैं? जिसके लिए ऋणात्मक मान क्या हो? ज्यादा। इसका मतलब नेगेटिव मान प्रबल अपचायकों में ज्यादा होते हैं और दुर्बल अपचायकों में कम होते हैं। इसी तरीके से अगर प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक दिया होता, क्या दिया होता? प्रबल ऑक्सीकारक, अपचायक की जगह ऑक्सीकारक दिया होता, तो प्रबल ऑक्सीकारक होता तो दोनों में ऑक्सीकारक है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, प्रबल है तो ज्यादा और दुर्बल है तो कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा हमारे पास पहला नंबर। दूसरा है क्रियाशीलता। किसके सापेक्ष? हाइड्रोजन के सापेक्ष या फिर तत्वों की आपस में क्रियाशीलता। जैसे अगर मान लो अपन ने एक रिएक्शन लिखी
Zn प्लस H2SO4 और एक लिख दी Cu प्लस H2SO4 और आपसे कहा जाएगा इनको जो है ना पूरी कीजिए। तो स्टूडेंट जो जल्दी से आंसर देगा बोले इतना इजी क्वेश्चन आ गया बोर्ड के अंदर, ऐसे खुश हो जाएगा वो, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, वो जल्दी से इस तरीके से आंसर लिख के आ जाएगा। जबकि ये आंसर गलत है, ये तो सही है। तो अपन निर्धारित कैसे करेंगे ये चीज अपन निर्धारित कैसे करेंगे कि पहले वाला सही है कि दूसरे वाला सही है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें जिंक है ना उसको हाइड्रोजन को हटाना है, इसमें कॉपर को हाइड्रोजन को हटाना है। तो जिंक की क्रियाशीलता तो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। वे तत्व जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, ध्यान से सुनो, वे तत्व जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए वे अम्लों में से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर सकते हैं, अदरवाइज जो वो विस्थापित नहीं कर सकते। तो कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा था, पॉजिटिव मान था इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो अम्लों की किस धातु के साथ अभिक्रिया हो सकती है और किसके साथ नहीं हो सकती है। तो आप तो केवल इतना ध्यान रखो कि जिनसे सिक्के बनते हैं ना, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, उनकी धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। और मरकरी हुआ, ऐसे ही पैलेडियम, प्लेटिनम, ये हुए, या आयरन हुआ Fe3+ के रूप में, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अगर किसी भी सेल के लिए E0 सेल का मान ज्ञात करना है, किसका, E0 सेल का मान ज्ञात करना है, तो अपन इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र बता रखा है इसका पहले भी कि E0 सेल जो है ना वो ज्ञात करना हो, मैं फिर कह रहा हूं E0 ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से E ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या सूत्र था, EC माइनस EA, एनोड और कैथोड जो है ना उसके मान यहाँ पे रख दो। तो सेल के लिए जो सेल विभव होगा या मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा उसकी गणना भी अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो था कि जो धातु होते हैं उनकी विस्थापन क्षमता, धातुओं की विस्थापन क्षमता का पता लगा सकते हैं कि एक धातु दूसरे धातु को कब विस्थापित कर सकता है। धातुओं की विस्थापन क्षमता, जैसे अगर मान लो ये 5 धातु दे दिया आपको और ऐसे पूछा गया इनमें कौन सा धातु जो है ना वो दूसरे धातु के लवण को या किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को शीघ्रता से मुक्त कौन करेगा, मतलब किसकी विस्थापन क्षमता ज्यादा होगी। तो उसके लिए अपने पास ये काम में आएगी। तो देखो जो धातु मैंने आपको बता रखे हैं उसमें जो वहां पे दे रखे हैं उसके अनुसार देखे तो मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील हुआ, इसका मतलब इसकी विस्थापन क्षमता सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद में दूसरा तत्व देखें अगर, तो देखो Fe और Zn में से कंपेयर करें तो जिंक के लिए माइनस का 0.76 है, Fe के लिए माइनस का 0.44। तो मैग्नीशियम के बाद किसका नंबर आया, मैग्नीशियम के बाद जिंक का, फिर उसके बाद में आयरन का, और फिर उसके बाद में कॉपर का नंबर आएगा, फिर उसके बाद में सिल्वर का। तो कॉपर के लिए मान बताया था 0.34 और सिल्वर के लिए मान बताया था 0.80। अगर मरकरी होता तो मरकरी Hg से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि Hg का मान जो है वो 0.79 है और Ag का है 0.80। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से अपन जो मतलब विस्थापन क्षमता में ही मान सकते हो आप इसको, 5वां नंबर मत मानो चाहिए, जैसे KCl प्लस I2 लिखा हुआ है एक तो, और एक लिखा हुआ है Ki प्लस Cl2। एक तो ये रिएक्शन दे रखी है और एक ये रिएक्शन दे रखी है। आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन संभव है। तो करना क्या है, देखो अगर I की क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो Cl को हटा देगा, अगर Cl की क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो I को हटा देगा। तो इन दोनों में से एक ही रिएक्शन होगी। तो क्या बताया था कि आवर्त सारणी में FCl, Br और I इस तरीके से आते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है तो I की क्रियाशीलता Cl से ज्यादा होती है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी Ki प्लस Cl2, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन ने आज देखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को किस प्रकार रखा गया है। जो क्वेश्चन अगर आपके पास बोर्ड में आएगा तो वही आ सकता है इस सेल की गणना के लिए या विस्थापन क्षमता जो होती है उसकी तुलना के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि कौन सा तत्व ऊपर आता है कौन सा नीचे आता है। बाकी मैंने अनुप्रयोग आपको बता दिए हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के इस तरीके से अनुप्रयोग होते हैं। तो आज का टॉपिक अपन इधर ही खत्म करेंगे, फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नया टॉपिक लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपको अगर अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, आपको पता भी लग गया होगा अब तो सब, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी करवाइए जिससे उनको भी इन चीजों का नॉलेज मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।